यूपी के लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यात्रियों से भारी बस में आग लग गई। आपको बता दें, दिल्ली से आजमगढ़ जा रही डबल डेकर बस में आग लग गई। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर बस का टायर फटने के बाद ये आग लगी, जिसके पास अफरा तफरी का माहौल हो गया। यूपी के अमरोहा में आज कार्तिक पूर्णिमा स्नान मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर अमरोहा पुलिस अलर्ट पर है। 40 लाख श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। यूपी के मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने पत्रकारों पर हमला किया। आपको बता दें, पत्रकार की पिटाई और उससे पैर छुपाते जलील करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। गोवर्धन इलाके के अनौर का रहने वाला बदमाश भूरा पहलवान है। यूपी के आगरा में अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। 4 साल के मासूम की मौत के बाद हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। मुरादाबाद के कुंडरकी उपचुनाव को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता शाहिद मंजूर ने कुंडरकी में लोगों से जाकर जनसंपर्क किया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के जनसभा के बाद लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लोगों में जोश भरा हुआ है। शाहिद मंजूर साहब, जो है चुनाव प्रचार में आप लोग निकले हुए हैं, जनता का कैसा रेस्पॉन्स आपको मिला? ये बाई इलेक्शन है और इस इलेक्शन में हमारी पार्टी के जो सांसद थे वो चुनाव जीते हैं, उनकी ये सीट खाली हुई है। बड़े लंबे मार्जिन से वो इस सीट को जीते हैं। उसी सीट पर आज चुनाव है और यहाँ कुंडरकी में जितनी मेरी जानकारी है 20-30 साल से जब भी इलेक्शन होता तो यहाँ समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट है। अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। समाजवादी पार्टी की बड़ी तादाद में यहाँ पर वोट है। हमारे नेता अभी यहाँ आए थे, घंटों बात करके गए थे। उसके बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा जोश जो है वो यहाँ की जनता के बीच में है, यहाँ के वोटर के बीच में है। अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल भी कर रहे हैं। जो उनके लोग हैं उनसे सवाल भी कर रहे हैं कि खाद का ना मिलना, डाई का ना मिलना, बिजली की महंगाई क्या, दुनिया भर की बात है, बेरोजगारी का सारे सवाल भी उनसे किए जा रहे हैं जिनका वो जवाब नहीं दे पा रहे। लगातार समाजवादी पार्टी प्रशासन पर आरोप लगा रही है और आपकी पार्टी की तरफ से भी तमाम चुनाव आयोग को भी शिकायत की गई। क्या पूरा मामला है? मेरी जानकारी में ये है कि शुरू में कुछ जो आईडी हैं उनकी वो ली गई हैं, तो अब इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। एक आईडी तो नहीं होती, वोटर के पास तो कई आईडी हैं। तो भयभीत करने के लिए, भ्रमित करने के लिए और जनता को ये मैसेज देने के लिए कि सरकार वो वोट नहीं डालने देगी, ये सिर्फ भयभीत करने का उनका फार्मूला है। इसके अलावा कुछ नहीं है। वोट डालेंगे लोग और बड़ी तादाद में वोट डालेंगे और हम ये सीट जीतेंगे। प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? मैं भी कह रहा था उसको, छात्रों का भी आंदोलन है, बेरोजगारों का आंदोलन है। एक थोड़ा ही प्रदेश में चारों तरफ समस्या ही समस्या है। अभी लाठीचार्ज हुआ है बेरोजगारों पर, अभी लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ है। अब देख रहे हैं, अभी आप ही के रीजन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार स्ट्राइक चल रही है वकीलों की। तो ऐसा नहीं है कि जनता इनके खिलाफ है और बाई इलेक्शन में इनको, अभी पार्लियामेंट में इनको सबक सिखाया और अब इसमें बाई इलेक्शन में सबक सिखाया। मुख्यमंत्री जी ने पीडीए को नया नाम दिया, प्रोडक्शन हाउस कह रहे हैं अपराधियों का, कैसे आप देखते हैं? अब अभी कल ही जो है वो एक जजमेंट आया है और वो कोर्ट ने 16 साल के बाद बेगुनाह लोगों को छोड़ा है। एक ट्रेन हादसे का शिकार थे, उनको 2006 में वो हादसा हुआ था, अब वो छूटे और उनको निर्दोष पाया गया। मुख्यमंत्री के कहने से या किसी के कहने से सब लोग अलग अलग बात है। अब ये कहा जाए कि पीडीए का नया नारा दे दिया, तो उसी नारे ने तो अभी 39 दिए पीडीए ने। मुरादाबाद आए थे मुख्यमंत्री, वो मंच से उन्होंने कहा है कि जहाँ देखा सफाई वहाँ बिटिया घबराई। अब 7 साल में 8 साल उनकी सरकार को हो गए, अब बिटिया का डर नहीं उतरा गया? अभी तो डर उतर गया होगा। या थोड़ा सा 10 साल 11 साल मोदी जी को हो गए, 8 साल योगी जी को हो गए, अभी जनता भयभीत थी, अभी डर नहीं उतरा क्या? इतने दिन में क्या किया फिर? अगर आज भी जनता भयभीत है, क्या 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 अचीवमेंट है उन 10 साल का, 11 साल का और इस 8 साल का?
अगर आज भी लोग भयभीत हैं, भयभीत तो है लोग, भयभीत तो है बुलडोजर से। और सुप्रीम कोर्ट ने कल उसमें कहा भी है कि बुलडोजर अगर चलाया जाएगा और इलीगल होगा तो उनसे वसूलियाँ भी की जाएगी और रोक भी लगाई। उससे बचा पे उस कल्चर पे जिसका भय है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई और कहा है कि अगर इलीगल तरीके से किसी बिल्डिंग तोड़ी गई तो निश्चित रूप से उनसे वसूलियाँ भी होगी। भय तो दूर कर रहा है, कुछ जनता कर रही है, कुछ कोर्ट कर रही है, भय दूर हो रहा है। ऐसे में भी आपके विधायक थे इरफान सोलंकी, उनको जमानत मिल गई है, लेकिन जो सजा है उस पर रोक नहीं लगी है। जमानत अलग प्रक्रिया है, सजा अलग प्रक्रिया है। जमानत दे दी है, अब कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा उसका शुक्रिया। यूपी के मथुरा में धर्म रक्षा संघ की एक संगोष्ठी महंत दशरथ दास महाराज की अध्यक्षता में हनुमान टेकरी आश्रम रमन रेती रोड वृंदावन में आयोजित की गई। संगोष्ठी में 16 नवंबर 2024 को देवकी नंदन ठाकुर जी के आह्वान पर सनातन न्यास फाउंडेशन द्वारा आयोजित सनातन धर्म संसद को सफल बनाने एवं अब तक की गई तैयारियों के बारे में रणनीति तय की गई। हाँ महाराज जी बताएं। आज हनुमान टेकरी आश्रम में धर्म रक्षा संघ के नेतृत्व में जो बैठक की गई उसमें निर्णय लिया गया कि सभी महापुरुष लोग 16 तारीख को वृंदावन धाम से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। उसमें महंत मंडलेश्वर संत आचार्य विद्वान सभी लोग अपने अपने वाहन से जाएंगे, अन्य सवारियों से जाएंगे, बड़ी धूमधाम से जाएंगे, उत्साहपूर्वक जाएंगे। और इसमें धर्म रक्षा संघ अधिक से अधिक इस सहयोग में भूमिका निभा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। हाँ महाराज जी बताएं। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आज सनातन बोर्ड की मांग को लेकर जो 16 नवंबर को बहुत बड़ा रैली और कार्यक्रम और सनातन संसद का आयोजन होने जा रहा है, उसके लिए सभी सनातनी हिंदुओं का आह्वान करते हैं। सभी संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सब लोग अपने अपने परिकरों के साथ अधिक से अधिक संख्या में 16 नवंबर को दिल्ली पहुंचे अपने सभी कार्यों को स्थगित करते हुए सभी को 16 नवंबर को प्रातःकाल दिल्ली के लिए कूच करना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। महाराष्ट्र में जलगांव में एम्बुलेंस के एक गर्भवती महिला को लेकर जा रही थी, जब रास्ते में आग लग गई। ड्राइवर ने गर्भवती महिला को नीचे उतार लिया। चंद सेकंड बाद एम्बुलेंस के अंदर रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। मुरादाबाद की 29 कुंदर की विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान सपा मुखिया ने अपने चचेरे भाई सांसद आदित्य यादव को प्रचार करने मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान के समर्थन में बदायूं सांसद आदित्य यादव ने ग्राम पंचायत हसनगंज में सभा को संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। जिलाध्यक्ष जी, उपस्थित आदरणीय प्रमोद यादव जी, मुकेश यादव जी, भाई सिद्धार्थ चौधरी जी, उपस्थित सुनील चौधरी जी, भाई राहुल जी, संगीता पाल जी, गंजू राजपूत जी और फरीद मलिक साहब और अन्य हमारे पार्टी के पदाधिकारी, और सबसे ज़्यादा भाई दीपक का और विजय का हम धन्यवाद देंगे, और बंटी का आधार कार्ड और इनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद दूंगा कि आज आप सबके बीच में अगर हम यहाँ पर हैं तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष जी और जो टीम बैठी है मुकेश जी और रोज जी और साथ में इन लोगों का भी पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। हम लोग जैसा आपको बताया अभी उपचुनाव को देखते हुए आपके बीच में और बहुत सारी बातें नहीं, सब अपने घर के लोग हैं, कोई राजनीतिक भूमिका हम नहीं बनाएंगे, लेकिन आपकी आज से नहीं लगभग पिछले 20-30 सालों से एक सहयोग समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा रहा और अनकहा रहा। समाजवादी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी खड़ा हुआ होगा, यहाँ तक कि लकड़ी भी खड़ी कर दी गई होगी, तो आपके इस गांव ने बिना देखे समाजवादी पार्टी को वोट दी और जिताने का काम किया। और आप ही लोगों की ताकत है, जैसा अभी केश भाई कह भी रहे थे कि हम लोगों का परिवार अगर आप लोग के बीच में है, और ये प्यार स्नेह और सम्मान जो नेताजी को या हमारे परिवार को मिलता है, तो मैं बस इतना कहूंगा कि
ये सम्मान भी है तो आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग ना होते तो शायद इस परिवार को ये सम्मान, ये जगह भी नेताजी को वहां तक पहुंचा। आज तो हम लोग के पास गाड़ी है, सड़कें तो हैं, गांव के अंदर तक पहुंच जाते। उस समय तो जब नेताजी प्रचार करते थे, मुझे याद है जसवंत नगर और उधर मैनपुरी की तरफ, तो सड़कें भी नहीं होती थी, साइकिल से सुबह प्रचार करते थे। और जब इमरजेंसी हुई, नेताजी जेल से चुनाव लड़े थे, उस समय पे माननीय शिवपाल सिंह जी, मेरे पिताजी, सुबह साइकिल से 4 बजे निकलते थे, 15 किलोमीटर जेल होता था, साइकिल से जेल जाते थे, वहाँ नेताजी से मिलते थे, उनसे संदेश लेते थे, गांव में जा जाके क्या क्या कहना, फिर 15 किलोमीटर आते थे वापस, फिर गांव का जो काम होता है अपना, वो काम सानी आनी लगाना सब करते थे, उसके बाद फिर प्रचार के लिए निकलते। तो ये बताने की वजह ये है कि किस परिश्रम से, किस मेहनत से हम आप आज अगर पहुंचे हैं यहाँ तक, तो ये समाजवादी पार्टी और नेताजी की देन तो है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश भर के जो समाज के लोग हैं, जिन्होंने नेताजी को आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें विश्वास जिताया, थोड़ा पूरा चंदा दे के पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उनका भी पूरा ही। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, आप खुद कहीं भी देख लेना, पूरे मंडल में देख लेना, एक यादव अधिकारी आपको कहीं दिख जाए, पूरी तरीके से प्रताड़ना की जा रही है। यादव है तो कहीं पूर्वांचल में पड़ा हुआ है, बुंदेलखंड में पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोने में डाल दिया गया। तो राजनीति भी हो रही है तो बदले की भाव से। आज अगर आपके घर में बिजली का छापा पड़ जाता है और आपके नाम के आगे यादव लिखा है, तो आपको जुर्माना तो देना ही देना, भले ही कनेक्शन भी हो और बिल भी जमा कर रहे हो। तो ये प्रताड़ना आज हम लोगों के साथ हो रही है। और जब ये लोग आए थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई। और जहां तक इस क्षेत्र की राजनीति, आपके आसपास की राजनीति है, तो उसके लिए भी हम लोग अभी गाड़ी में बात ही कर रहे थे, जगबीर जी भी थे, प्रमोद जी, हम सभी लोग, मुकेश भाई, सब लोग बैठे हुए थे। जाके लोगों से, अपने लोगों से बात करो, उन्हें विश्वास दिलाओ कि वो अगर चुनाव जिताते हैं तो प्रत्याशी कोई बना रहे, वो चुनाव अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जिताएगा। और आज इन परिस्थितियों में जहां भारतीय जनता पार्टी काटने की और बांटने की बात करती हो, मैं समझता हूं आज से ज्यादा हमें कभी महसूस नहीं होता कि हम सबको एक होने की जरूरत है। और एक से मतलब सिर्फ यादव नहीं, बल्कि और पिछड़े समाज भी हैं, क्योंकि उपेक्षित वो भी महसूस कर रहे हैं। पुलिस लाठी उनके भी चला रही है, बिजली विभाग से वसूली उनके यहाँ भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो दवा हमें 100 रुपए की मिलती हो वो किसी और को 50 रुपए की मिलती हो, वो उसको भी 100 रुपए की खरीदनी पड़ जाती। तो आज इन स्थितियों में जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि 20 तारीख को हाजीपुर चुनाव में है, आप सभी लोग एकजुट होकर उनको चुनाव जिताने का काम करें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। ये भी हो सकता है कि आपसे आदमी का कौन सी सरकार बन रही है, कौन सी तुम उत्तर प्रदेश में सरकार बना लोगे अगर यहाँ से तुमने समाजवादी पार्टी को जिता दिया। बेशक सरकार हम नहीं बना रहे, लेकिन 27 के लिए एक भूमिका, एक नींव तैयार करने का काम ये उपचुनाव करने जा रहा है। तो आप सब एकजुट होकर रहें। मुझे पार्टी के आशीर्वाद से आप ही की बगल की सीट है, मात्र 2 घंटे दूर बदायूं है, वहां से हमें सांसद बनाया है। तो कभी मेरी जरूरत पड़े, कहीं आपको लगे, तो बदायूं में भी आपका घर है। और नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज पहुंचे हैं बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के ग्राम सिद्धपुर में। जिस तरह से हम ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लेकर आए हैं आपको, और अपने इस ऑपरेशन बेनकाब में हर रोज कई प्रधानों से आपको रूबरू करा रहे हैं कि आखिर धरातल पर जो ग्राम प्रधान हैं किस तरह से अपने ग्रामीणों के लिए, अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं और किस तरह से तमाम जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों को मिलती हुई नजर आ रही हैं।
आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं राहुल देव शाह के प्रधान, जिनके अंडर में ग्राम सिद्धपुर और जो है दूसरा गांव का मैं नाम प्रधान जी से ही जानना चाहूंगा। मजरा है खैराती नगर, एक मजरा है खैराती नगर, वो भी राहुल देव शाक्य जी के यानी कि प्रधान जी के अंडर में आता है। इसके अलावा हमने आपके वो गांव की भी तस्वीरें दिखाई। प्रधान जी लगातार जो है वो जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो आवास हो या सूबे की सरकार जिस तरह से स्वच्छता मिशन का अभियान चला रही है, चाहे स्वच्छता मिशन का अभियान हो, सफाई की वजह हो, तमाम चीजें आपको दिखाई। एकदम गाँव को जबरदस्त सा प्रधान जी ने बना रखा है। सीधा रुख करेंगे राहुल देव शाक्य जी का और गांव के विकास को लेकर एक बार फिर ऑपरेशन बेनकाब में बातचीत करेंगे। सबसे पहले राहुल जी, स्वागत है आपका R7 भारत। नमस्कार भाई। राहुल जी, विकास की जो छवि आपने, चाहे खैराती नगर हो या सिद्धपुर हो, झड़ी जो आपने बांध रखी है, चौथा साल चल रहा है, 5 साल की पंचवर्षीय है, क्या कुछ विकास को लेकर और आपके दिमाग में? अभी हमने काफ़ी कार्य कराया है अपने, हमारा 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया जी। इसमें हमारे सामने बहुत बड़ा टारगेट था, पहले जो भी रहे हो, लेकिन गांव की जो सड़कें थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। खैराती नगर गांव की हमारे मजरा है वो हमेशा वंचित रह जाता था। मैंने कुछ सड़कें देखी हैं राहुल जी, देखी हैं बिल्कुल। तो उस गांव में मैंने काफ़ी कोशिश की, मैंने लग के वहाँ पर काम कराया और आज वो गांव मैंने पूरा क्लियर करा दिया, चकाचक। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा हो गया है वहाँ पे। और वहाँ जो है स्कूल के लिए थोड़ी सी रास्ता खराब थी, उस पर हमारा काम चल रहा है इसी चीज़। राहुल जी, ग्रामीण ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी पहल है कि राहुल देव शाक्य जी हमारे वो प्रधान हैं, जब सम्मान निधि या फिर यूं कहें कि जब फंडिंग भी ऊपर से नहीं आती है तो आप अपनी पॉकेट मनी से काम कराते हैं। बिल्कुल, मैंने इस काम को कराया है और मेरा ये है कि काम हो जाना चाहिए, बाद बाकी पैसा तो आ ही जाता है, मिल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसे हमारे फर्म से संबंध है कि वो थोड़ा बहुत रुक जाते हैं और दे देते हैं और हम काम करा देते हैं। तो काम हमारे लगातार चल रहे हैं। मैंने लगभग 600 प्लस सीसी कराई, 600 मीटर से ज़्यादा सीसी हो चुकी है मेरी अब तक, और लगातार अभी कार्य नहीं, हमने गांव में देखा, सिद्धपुर गांव में भी देखा, गांव खैराती नगर की। जी जी। और मेरी लगभग 721 मीटर खंजे पड़ चुके हैं और अभी भी कार्य चल रहा है। और इसी क्रम में मेरा 580 मीटर नाले बनवा चुका हूं मैं और अभी भी कार्य चल रहा है नाले पे। और इसके बाद मेरे 2 विद्यालय हैं, एक सिद्धपुर चित्रियान में और खैराती नगर में। दोनों विद्यालयों में मैंने टाइलीकरण कराया है, शौचालय बनवाए हैं और उनके लिए फर्नीचर की भी व्यवस्था कर रहे हैं। बर्तन वगैरह सारी व्यवस्थाएं हम कर चुके हैं। बच्चों को बेहतर खाना मिले, बेहतर शिक्षा मिले, इस पे भी मैं गौर करता हूँ। बच्चों को बैठने के लिए, खाने के लिए हमने भोजन सेट भी बनवाया है, किचन सेंटर। हाँ, किचन सेट जो है वो भी बनवाया है और अच्छे से बच्चे आए, व्यवस्थित रूप में आए, ड्रेस में आए, इसके लिए मैं बराबर प्रधानाध्यापक से बोलता भी हूँ। वो इस चीज़ पे कार्य भी कर रहे हैं। तो ये भी शिक्षा की तरफ मैंने देखा, ग्रामीणों से बातचीत की ग्राम सिद्धपुर के अंदर, तो वही कहते हुए नजर आए कि सीसियाँ पड़ी हुई हैं और जो कुछ रोड खराब हैं वो भी राहुल जी ने हमें आश्वासन दिया है बहुत जल्दी उन रोडों की रिपेयर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल उनका काम शुरू होने वाला है और मैं जल्द से जल्द जो भी बचे हैं उन पे काम कराने जा रहा हूं। और मैं अपने जो भी 1.5 वर्ष का मेरा कार्यकाल अभी इस पंचवर्षीय में बचा है, इसमें समाप्त पूरा गांव क्लियर करा दूंगा। नहीं, 1.5 वर्ष नहीं बचा है, जो कि मैंने जनता का रुझान जाना, जनता तो कह रही है अगली बार भी हमें राहुल जी को ही चुनना है। इस पंचवर्षीय में मेरा 1.5 वर्ष बचा नहीं, इस पंचवर्षीय में तो 1.5 वर्ष बचा ही है। वो आने वाले जो 5 साल है, नहीं लक्ष्य नहीं, जनता आप खुद इस चीज को समझते हैं कि जनता आपको सराखों पर भी बैठा सकती है और आपको पस्त भी कर सकती है। डिपेंड करता है आपके कार्यकाल पर, कार्य पर। लेकिन जनता ये कहती हुई नजर आ रही है कि भाई हम उनसे खुश हैं। तो मेरी तरफ से तो मुझे तो ये लगता है, तमाम मेरे दर्शकों को भी ये लगता है कि आने वाले समय में अगली पंचवर्षीय भी आप ही संभालने वाले हैं। वो इस जनता का प्यार होगा कि अगली बार हमको पुनः मौका देंगे बिल्कुल अपनी सेवा का, और हम इसी क्रम में उनकी सेवा करते रहेंगे। इससे पहले हमारे पिताजी भी 2 बार इस गांव के प्रधान रहे, उन्होंने जनता की सेवा की और उन्हीं का हमको आशीर्वाद मिला। हाँ, आशीर्वाद मिला और जनता ने उनके कार्य को देखते हुए हमको यहाँ चुना और हम भी उसी क्रम में काम कर रहे हैं, बेहतर काम करें और ये हमारी कोशिश है और उसी क्रम में हम काम कर रहे हैं। हमने बहुत लोगों को आवास भी दिलवाए, जो पात्र हैं उनको आवास। उसका अगले सवाल में मैं बात करूंगा, आवास वाले अगले सवाल में। मैंने वृद्धा पेंशन भी बनवाई है, विधवा पेंशन भी बनवाई है, विकलांग पेंशन भी लोगों को जो पात्र हैं उनको दिलवाई है, सम्मान निधि भी मिल रही है। और जहाँ जिसको जैसी समस्या, जिसको ज़रूरत होती है उस पर मैं तुरंत काम करता हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा कार्य
मैंने यहाँ की मतलब ज़रूरत को देखते हुए गांव को एक कार्य किया है जो अंत्येष्टि स्थल का कार्य है। वो मैंने एक अंत्येष्टि स्थल बनवाया। यहाँ हमारी ज़मीन तो पड़ी थी लेकिन वो सब पूरी ऐसे ही थी। अगर पूर्व प्रधान का थोड़ा जिक्र कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? इस चीज़ में मैं नहीं कहूँगा, उनका कार्यकाल जनता खुद बता देगी। ये आप समझ सकते हैं, ये एक प्रधान की समझ शक्ति होती है। उन्होंने सीधे कहा कि भाई वो उनका कार्यकाल था, उन्होंने जैसा भी किया, मैं उसमें तर्क नहीं दूंगा। अगला सवाल मेरा ये है देव जी कि आप जो आपने आवास का जिक्र किया, अब मैं आवास के बारे में पूछूंगा। अपने आपने इस पंचवर्षीय में जो 3.5 साल का अभी कार्यकाल चल रहा है, अभी 1.5 साल का बाकी है, कितने आवास मिलते हैं और क्या कुछ आपको उम्मीद है और क्या कुछ आप वो 5 साल में पूरा करेंगे कि कितने आवास लोगों को जो जिनके ऊपर छत नहीं है उन लोगों को छत मिलेगी? मैंने अब तक जो हमारी पात्रता की सूची में जो नाम थे और पात्रता की श्रेणी में जो लोग थे, उनमें से मेरे यहाँ 25 आवास अब तक तैयार हो गए, बन गए हैं। और अभी जो चल रहा है अभी सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जो भी पात्र लोग हैं उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। पात्रता के आधार पर जो भी पात्र व्यक्ति है उनको तुरंत आवास दिया जाएगा। जिनके पास आवास नहीं है, जो भी मानक है सरकार के, बिल्कुल वो मानक को जो मतलब पूरा कर रहे हैं और जो पात्र हैं व्यक्ति, उनको बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के आवास दिया जाएगा। तो आपने राहुल जी को सुना, राहुल जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं, हिसाब से थोड़ी सी वो हो सकती है उसकी बीमारी के हिसाब से, बिल्कुल लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं अलग से भी लेबर लगा के कार्य करा रहा हूँ। बहुत अच्छी पहल है। मतलब जो सफाई कर्मी यहाँ तैनात है उसकी तबीयत खराब हो गई, चूंकि अभी वायरल चल रहा है, और इस वायरल को देखते हुए राहुल जी ने पर्सनली लोगों की टीम लगाई और सफाई की व्यवस्था वो लगातार दुरुस्त करा रहे हैं, क्योंकि सूबे की सरकार स्वच्छता मिशन का अभियान चला रही है और स्वच्छता मिशन के इस अभियान में कहीं ना कहीं जो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड है, साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस हैं, उसको देखते हुए क्या कुछ फॉगिंग की व्यवस्था भी आपने कराई? वो सारी मैंने इसको संचारी रोग अभियान के तहत एक एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया। बहुत अच्छी बात है जी। इसका छिड़काव हो चुका है और अभी इसका इसी क्रम में मैं दोबारा से इसका छिड़काव कराने जा रहा हूँ। अभी हमारा जो सफाई कर्मी है वो स्वस्थ हो जाएगा तो हम इसका फिर से 1-2 दिन में छिड़काव पुनः करा लेंगे। ठीक है। इसके अलावा राहुल जी अपने अगर प्राथमिकी स्कूल की बात करें तो प्राथमिकी स्कूल में मैं चाहूँगा थोड़ी सी हमारे दर्शकों को उसकी भी व्यवस्था थोड़ी सी साझा करें। प्राथमिक विद्यालय में हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जी, और जो भी व्यवस्थाएं हैं जहाँ ज़रूरत हमको लग रही है जी, वहाँ हम तुरंत उस पर गौर करते हैं, क्योंकि जो है कि मेरा खुद का मानना है कि मेरे गांव के अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसी कड़ी में और इसी क्रम में मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं बच्चों के लिए कतई कोई कोताही नहीं करना चाहता हूँ। उनके लिए ड्रेस की जो भी व्यवस्था रहती है, उनके अभिभावक के खाते में पैसा जाता है। मैं सबको बोलता हूँ, सभी बच्चों से बोलता हूँ, आप ड्रेस में आइए, अपने घर वालों से कहिए पैसा पहुँच गया है, अपनी ड्रेस बनवाइए और ड्रेस में आए। मैं टीचरों से भी कहता हूँ और लगातार खाने के लिए अच्छी भोजन की व्यवस्था रहे, उनको बैठने की व्यवस्था रहे। अभी मैंने बर्तनों की व्यवस्था करवाई, हर बच्चे को उसके लिए थाली में भोजन मिले। बिल्कुल बिल्कुल, सारी थाली सब बच्चों को एक क्योंकि अब तक हम देखते थे राहुल जी, अब तक हम देखते थे बच्चे घर से बर्तन लेके आते थे, लेकिन हमने थाली की व्यवस्था, हर बच्चे को एक थाली की व्यवस्था करवाई है। बहुत तो हर बच्चे पे एक थाली। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करूंगा और काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, क्योंकि 1.5 साल आगे भी हम राहुल जी को ही प्रधान देखना चाहते हैं। वो जनता का फैसला जनता तय करेगी समय आने पर। इसके अलावा एक सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे और क्या कुछ आपने 1.5 सालों में अपनी जनता के लिए सोचा है, अपने ग्रामीणों के लिए सोचा है कि भाई ये कमी रह गई है, मुझे ये भी जल्दी से पूरा करना है, या फिर ये नया मेथड होगा मेरे गांव के लिए ताकि मेरा गांव अलग चमके? क्योंकि हम देख रहे हैं आप काम जो है मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। आपको अपना नाम की परवाह नहीं है, लेकिन आपको उसकी परवाह है कि मेरे ग्रामीण और मेरे जो जनता है वो खुश रहे। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप और जनता के लिए करेंगे? वो आपके मन में और क्या कुछ विचार है? मेरा एक सबसे बड़ा है कि हमारे यहाँ पर एक बारात घर की ज़रूरत है, बारात घर नहीं है जी। तो इसके लिए भी मैंने बात की है। लगातार मैं अपने विधायक जी से भी संपर्क में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे हम और आपको बारात घर देंगे। तो एक तो बारात घर है हमारी प्राथमिकता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। एक हमारा स्वास्थ्य के सब स्टेशन है जो हमें बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जो छोटे मोटे रोगी जो होते हैं वो यहाँ से समुचित तौर पर इलाज होता रहे। वो उसके लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। अभी हमने एक रेंट पे एक कमरा लेके दिया है, उसमें हमारे CHO बैठते हैं। बहुत अच्छी बात। तो अभी हम उसके लिए एक बिल्डिंग जल्द से जल्द तैयार होगी। SDM साहब से बात हो गई है, जगह हमारी चिन्हित हो जाएगी, उस पर बिल्डिंग तैयार होगी
और जल्द से जल्द उसको भी तैयार कराएंगे ताकि यहाँ पर ही हमारे गांव के लोगों को सुविधा मिले, डिलीवरी तक की व्यवस्था यहीं पर हो, बहुत उनको अच्छी, कहीं बहुत- जाना ना पड़े। ये भी हम बहुत जल्द ही कर रहे हैं। बहुत शानदार बात देव जी ने कही। और ये इनके ख्यालात जो हैं कि ताकि लोगों को बाहर भागना ना पड़े, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं, उनका सभी का जो इलाज है सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हो। और इसके अलावा बारात घर आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ी बात प्रधान जी ने कही। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जगह नहीं है, वो सरकारी बारात घर में इन्होंने हालांकि उस चीज़ की पुष्टि डाल दी है विधायक जी की, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि विधायक जी ने मुझे आश्वासन दिया है बहुत जल्द बारात घर भी बनेगा। इसके अलावा खैराती नगर और सिद्धपुर गांव आपको हमने पूरी पड़ताल दिखाई। तस्वीर गांव की बदलने जा रही है और बदलती आ रही है। 1.5 साल का समय बचा है। इसके अलावा जनता काफ़ी खुश है। जनता ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जनता ये बताती हुई नजर आई कि राहुल जी और प्रधान जी के द्वारा लगातार उच्च स्तर पर काम किया जा रहा है, साफ सफाई की दुरुस्त व्यवस्था। इसके अलावा उन्होंने वायरल को देखते हुए भी फॉगिंग वगैरह बहुत सारी सुविधाएं अपने गायों के लिए कराई ताकि इन गाँव में किसी तरह की समस्याएं ग्रामीणों को यानी कि जनता को ना हो। कैमरामैन अंकित के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत। R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हम पहुंचे हैं बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के गांव सतेती में। और सतेती में जिस तरह से लगातार हम अपने ऑपरेशन बेनकाब के जरिए तमाम गांव की पड़ताल कर रहे हैं और उन गांव की पड़तालों में प्रधानों के सवाल जवाब के अलावा जो गौशालाएं हैं जो गवर्नमेंट ने बनवा रखी हैं, आखिर प्रधान उन गौशालाओं के लिए कितना कर रहे हैं, गौशालाओं में मौजूद केयर टेकर या फिर जो देखरेख कर रहे हैं वो किस स्तर पर गायों की सेवा कर रहे हैं, उनकी पड़ताल भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं सतेती के किंचा पट्टी में और किंचा पट्टी में प्रधान पति भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमला शर्मा किंचा पट्टी की प्रधान है, लेकिन हमारे साथ प्रधान पति मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि गांव की जो गाय हैं उनकी तस्वीरें थोड़ी दिखाई जाए कि किस तरह से ये भी एक गौशाला है कि और भी गौशालाओं की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि गाय किस तरीके से तड़पती लगती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस गौशाला में गाय जो है चारा भी खा रही है, पानी की समुचित व्यवस्था जो है वो की गई है और किस तरह से पानी भरा गया है ताकि गायों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ये अन्य तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हालांकि जो गाय गोबर करती है उसके लिए भी अलग इंतजाम किए हैं और गोबर को भी समय समय पर लेकर जो है अपनी जगह पर डलवा दिया जाता है। इसके अलावा एक अच्छी व्यवस्था अपनी इस पट्टी में प्रधान पति के द्वारा, कमला शर्मा जी के द्वारा जो प्रधान है उनके द्वारा की गई है। जनता खुश है। उच्च स्तर पर इनके द्वारा विकासीय जो काम है वो किया जा रहा है। सीधी बातचीत करेंगे, प्रधानपति हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे कि किस तरह से एक तरफ गौशाला जो बनी हुई है वहां कितनी ऐसी व्यवस्था है जो दुरुस्त पूरी तरह से नजर नहीं आई, लेकिन एक गौशाला ये किंचा पट्टी में भी है सतेती के किस तरह से व्यवस्था की गई है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और स्वागत है आपका R7 भारत पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। उमेश जी, पहला मेरा सवाल, मैंने तमाम गाँव में पड़ताल की और लगातार हम अपने ऑपरेशन बेनकाब के जरिए पड़ताल कर रहे हैं, तमाम गौशालाएं देखी। गाय जो है बुरी तरह से बिलखती हुई नजर आ रही हैं, तड़पती हुई नजर आ रही हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गाय अगर मर गई हैं तो गायों को वहां दफना दिया गया है, अंदर गड्ढे में दाब दिया गया है। लेकिन इस गौशाला में भी हम पहुंचे, लेकिन एक अलग पड़ताल यहाँ देखने को मिली। गाय जो है खाना भी खा रही है, चारा भी खा रही है, पानी का भी इंतजाम किया गया है। सफाई सब बिल्कुल, कैसे देखते हैं आप? हम सुबह शाम को डेली देखते हैं यहाँ। बिल्कुल। और केयर टेकर हमारे यहाँ ड्यूटी खूब देते हैं और हमारे जो महात्मा जी हैं जी, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। यहाँ भी ये बहुत ध्यान रखते हैं हमारे। इसके अलावा उमेश जी, गांव का हमने आपकी पट्टी का पूरा विकास देखा, उच्च स्तर पर विकास किया गया है। लोग ग्रामीण जो है काफी खुश हैं। 34 साल चल रही है, 5 साल की पंचवर्षीय होती है और क्या कुछ विकास के लिए आपने सोचा? एक शौचालय हमने बनवाया है जी, और एक गौशाला ही है ये, बिल्कुल, इसमें आप खड़े हुए हैं, बिल्कुल, और एक किचन सेट बनवाया है स्कूल में जी, और 2 इंटरलॉक कराई हैं। 2 इंटरलॉक, बहुत अच्छी व्यवस्था और है। एक सीसी कराई है। एक सीसी कराई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है उमेश जी कि हमारे प्रधान ये ऐसे हैं कि अगर फंड ऊपर से भी नहीं आता है तो ये निजी पॉकेट मनी से भी काम कराते रहते हैं। अभी कराया हमने, जो मनरेगा काम अभी कराया है गौशाला। मनरेगा का काम जो कराया आपने वो निजी अपनी पॉकेट से कराया? अभी पैसा नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है। तो उमेश जी जिस तरह से बता रहे हैं और भी सवाल उमेश जी से किए जाएंगे। उमेश जी, इनके खाने पीने के लिए और क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं? इनके लिए भूसा है, सानी भी कराते हैं हम इनके लिए जी, चोकर खिलाते हैं।
चोकर भी खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले प्रधान जी हैं जिन्होंने साफ तौर पर चोकर का जिक्र किया, क्योंकि अब तक लोग पर्सनली अपने घरों में जो पशु हैं उन्हें चोकर वगैरह का यूज करते हैं, खिलाते हैं, लेकिन गौशाला में भी चोकर की व्यवस्था अवेलेबल है। तमाम दर्शक देख रहे हैं, मतलब ये सतेती की किंचा पट्टी है और किंचा पट्टी के प्रधानपति उमेश जी हैं, उमेश शर्मा जी हैं। उन्होंने बताया कि हम अपने गायों को चोकर भी खिलाते हैं और अपनी जेब से खिलाया जा रहा है। प्रधान जी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गाय एकदम बढ़िया, एकदम बिल्कुल फ्रेश है, गंदगी भी नहीं है, गायों के बच्चे भी खड़े हुए हैं, पूरी देखरेख मतलब की जा रही है। व्यवस्था हमारे सब ओके। ठीक है, महात्मा जी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, महात्मा है। इसके अलावा गायों की सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि सूबे की सरकार है, यूपी सरकार है, किस तरीके से गायों को लेकर पूरी पुरजोर तरीके से काम कर रही है। महात्मा जी से भी बातचीत करेंगे। देखो जी, महात्मा जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सुरेश गिरी जी, कब से आप इन गायों की सेवा कर रहे हैं? यहाँ गौशाला बनी, जब से यहाँ गौशाला बनी है, जब से आप सेवा कर रहे सेवा हैं? करते हैं, सुबह शाम डेली करते हैं, दिन में एक बार करते मैंने देखा कि जब मैं अभी गौशाला में घुसा, आपने तुरंत पानी का टैंक चेक किया, समर चलवाया, पानी भरवाया, ताकि गायों को पानी की किल्लत ना हो, परेशानी ना हो। वो ना आ पाएगा, माने भोजन करने चलो जाए, तो लोग खाना खाने चलो जाए, या कोई बीमार है या तो हम भरते हैं पानी। इसके अलावा हम ये नीचे की व्यवस्था देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है, और गौशाला में हमने देखा चारों तरफ गोबर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ एक अलग सफाई भी नजर आ रही है। सफाई बढ़िया, सुबह शाम डेली होते हैं, सुबह शाम के लिए। अब करेगा वो ये 1 घंटा पहले, अब फिर करे हुआ है शाम। तो महात्मा जी वो सुना आपने, वो भी साफ तौर पर पूरा योगदान दे रहे हैं। हालांकि उन्हें कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन योगदान पूरा दिया जा रहा है, गायों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गौ माता के नाम से सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, गौ माता के नाम से सेवा की जा रही है। गौ माता का जो है टैग जो है गायों को मिला हुआ है, और ये वो गायें हैं जो छोड़ दी गई हैं, लेकिन इनका भी अपना एक निजी बसेरा है, निजी घर है। इस बसेरे को गाँव वालों ने छोड़ी है, दूध पी के छोड़ी है गाँव वालों। अब सोच लीजिए आप, कितनी बड़ी बात है कि आपने इस्तेमाल कर दिया और जानवर को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ शख्सियत ऐसी मौजूद हैं जो इन गायों की देखरेख भी कर रहे हैं। पूरी जो है इनकी जिम्मेदारी, एक जिम्मा इनका उठा रखा है। इसके अलावा उमेश जी एक बात और बताइए कि हमने देखा नदी नाले सफाई की व्यवस्था भी उच्च स्तर पर चल रही है, क्योंकि डेंगू मलेरिया टाइफाइड चल रहा है, उसको लेकर क्या क्या और कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? उसके लिए भाई कोई ब्लॉक से कोई अभी दवाई तो आई नहीं है। दवाई ब्लॉक से कोई दवाई प्रोवाइड नहीं कराई गई है? फॉगिंग के लिए जो वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है? दवाई कुछ नहीं आई है, और दवाई आ जाए तो हम। लेकिन हमने आज सफाई की व्यवस्था देखी, लोग तारीफ कर सफाई रहे तो थे। हमारे यहाँ सफाई सब बढ़िया डेली आता है, जो है वो सफाई कर्मी डेली सफाई करता है, डेली सफाई करता है। टाइम करता है, इसके 2 अलावा टाइम। प्राथमिक स्कूल की बात की जाए तो प्राथमिक स्कूल का आपने जिक्र किया, किचन बनवा दिया गया है, किचन सेट बना जबकि अभी सब स्कूलों में किचन की व्यवस्था नहीं है। ना हमारे यहाँ है 1.5 साल लगभग हो गई, 1.5 साल हो गई, लंबा समय हो गया, 1.5 साल से किचन की पूरी व्यवस्था की गई है। और स्कूल की बहुत बढ़िया साफ सफाई है, स्कूल की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो बंदना आगे और किस तरह से आप जो है अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए सेवा करते रहेंगे? जनता की सेवा ही करता रहेंगे जब तक। जनता तो कह रही है हमें उमेश जी बहुत पसंद है, और इस बार भी हमें उमेश जी को ही चुनना है, कुछ भी हो जाए। वो तो जनता की सोच है। आगे बिल्कुल, आप ये मानते हैं कि जनता झुका भी सकती है और उठा भी सकती हमारा है। काम है जो जनता की सेवा करना। बहुत अच्छी बात है। उमेश जी को आपने सुना, गौशाला के साथ साथ चाहे। नमस्कार, आप सब इन भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। और आज हम पहुंचे, जिस तरह से हमारा शो ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है, और ऑपरेशन बेनकाब हम अपने इस शो में तमाम जो ग्राम प्रधान है उनके बीच पहुंचते हैं और गांव का जायजा लेते हैं। कुछ प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने जो गांव है उनका बंटाधार कर दिया है, लेकिन कुछ प्रधान शख्सियत ऐसी भी हैं जिन्होंने गांव के नक्शे बदल दिए हैं। जी हां, आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 3-3 गांव की जिम्मेदारियां पिछले 20 सालों से संभाल रखी हैं, गांव को चकाचक कर दिया है। इसके अलावा और भी उनके जो कामकाज है, विकास को लेकर जो प्रगति पद पर चलने वाले जो काम है, उनके हमें अपने ग्रामीणों के साथ साथ जुड़कर किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से ग्रामवासियों को लेकर चलना है, और कैसे अपने गांव को विकासशील बनाना है, स्वच्छता से लेकर तमाम सारे काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं रामनगला के प्रधान, सीतापुर के प्रधान और सतेती गजापट्टी के प्रधान शिशुपाल सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आज से। शिशुपाल जी, तमाम प्रधानों के मैंने इंटरव्यू लिए, तमाम प्रधानों से बातचीत की और देखा, धरातल पर हम लोग उतर कर गए, हर रोज उतरते हैं, कि किसी तरह का कोई कामकाज तो दूर की बात है, सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से लबालब बनी हुई हैं जी। लेकिन आज हम आपके गांव में भी पहुंचे हैं, दोनों गांव का जायजा लेकर आए हैं, उसके बाद हम आपके पास पहुंचे। लोग अलग ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपके दिमाग में पिछले 20 सालों से आप लगातार प्रधान पद पर तैनात हैं, कैसे इस विकास की सोच आपके सामने चली? क्योंकि जनता जिस तरीके से हमें चुन के भेजती है जी,
कार्य करने के लिए कि अच्छा कार्य करेंगे तो दोबारा चुने जाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे तो एक 5 वर्षीय देखती है, नीचे कर देती है। बिल्कुल। तो शिशुपाल जी, आप ये मानते हैं कि जनता ही है जो सर आंखों पर बैठा सकती है और जनता ही जो है जो फैसले कर सकती है, बता सकती है, जब चाहे तो बता सकती है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार जो हम जैसे व्यक्ति उन्होंने इस पद पर बिठाना और कार्य करने का मौका दिया। जनता की सेवा कर रहे हैं और जीवन में करते रहे। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, ग्रामीणों से जाना, ग्रामीण आपकी तारीफ के साथ साथ उन्होंने कोई तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि सर आप खुद देख लीजिए, आपको लगता है ये तारीफ है या बुराई है। स्वच्छता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड चल रहा है चारों तरफ। उन्होंने ये भी बताया कि फॉगिंग भी की जाती है, छिड़काव भी किया जा रहा है समय। और स्वच्छता जो सूबे की सरकार, जो यूपी सरकार लेके चल रही है, स्वच्छता मिशन, गांव में सफाई व्यवस्था जबरदस्त बनी हुई है। 34 साल चल रही है, 5वीं साल लग जाएगी, 5 साल की कार्यकाल होता है। और क्या कुछ विकास कार्य के लिए ग्रामीणों के लिए आपने सोच रखा है? और जो भी विकास कार्य है, जैसे नाली टूटी हुई है, कहीं जाल पड़ना है, जैसे ही धन आएगा, सीसी कहीं होना है जी, टूट हो गई है, उन्हें दोबारा सब सही कराया जाएगा। धन आवंटित नहीं हुआ है, इसलिए कार्य थोड़ा विलम्ब हो रहे हैं, लेकिन कुछ एडवांस काम कराए पड़े हुए हैं। बिल्कुल, काम भी एडवांस करा दिए गए हैं। जैसे ही धन आएगा उनका भुगतान हुआ, अगले एडवांस भी करा दिए जाएंगे। कई पुलिया हैं, नल रिवोर हैं, बहुत सारे कार्य हैं चलते रहते। ग्राम पंचायत में 3 गाँव, जी 3,3200 की ग्राम पंचायत वोटर संख्या है, बड़ी ग्राम पंचायत। शिशुपाल जी, कुछ काम ऐसे भी हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधान जी को हमारे ये मतलब नहीं है कि जब फंड आएगा तभी काम होगा। आपने अपनी जेब से फंड लगाकर आपने काम किया है। एडवांस काम कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जनता चाहे कोई परेशानी आ रही किसी को, हम तुरंत वो कार्य करा देते हैं, भले 6 महीने बाद धन मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। गौशाला की बात की जाए, आपने गौशाला का बहुत अच्छा जिक्र किया। मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को, आज 7 भारत के दर्शकों को आप खुद बताएं कि किस तरह से, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे, किस तरह से आप पेमेंट भेजते हैं और वो लोग पूरा चार्ज संभाल रहे हैं, हालांकि देख रेख सब आपकी जिम्मेदारी में है। गौशाला का ये प्रोसीजर है। हमारे यहाँ एक नया पंचायत में सफेद इंचा लगती है ग्राम पंचायत जी, सफेद गजा में ही है, पास में बिल्कुल जी। उस ग्राम पंचायत पूरे जैसे उसकी क्या कहते हैं, नया पंचायत की गौशाला खुलवा रखी है जी। फंड जो आता है सरकार से, वैसे ही डोंगल हम लगा देते हैं उनकी ग्राम पंचायत को, और वो सभी देख रेख कर रहे हैं। उनके यहाँ जमीन भी है, पशु चारा बोने के लिए, काटने के लिए भी 30-30 बीघा हमारी ग्राम पंचायत में है नहीं, इसलिए सभी 3-4 ग्राम पंचायत मिलकर नया पंचायत की एक व्यवस्था कर रखी है। उन्हें ही सब जिम्मेदारी सौंप रखी है। हम भी देखते हैं, जाते हैं, उन्हें धन आवंटन पर महीने करते हैं। बहुत अच्छी पहल है। एक और अगला सवाल मेरा ये है कि ऐसे में अगर देखा जाए गौशाला के लिए तो आप काम कर रहे हैं, जो आवास लोगों के लिए आया, चूंकि आपने 20 साल आपकी कार्यकाल को हो गए, अब तक आपके इस 20 साल के कार्यकाल में कितने लोगों को आवास मिले हैं जो लोग एकदम खुश घूम रहे हैं? कम से कम बता रहा हूँ 535 आवास दिलवा चुका हूँ 20 साल में। बहुत अच्छी बात है। 535 जो बेघर लोग थे वो उनकी छत पर, उनके सर के ऊपर छत आ चुकी है। बहुत अच्छी बात है, 535 चुकी, तभी वो जनता है जो ये कहती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हम तमाम दर्शकों, आप भी देख रहे हैं, शिशुपाल सिंह जी को सुन रहे हैं, और 3-3 गांव का जिम्मा इन्होंने संभाल रखा है। पिछले 20 सालों से ये लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और ऐसे में इनकी जुबानी आपने सुनी कि किस तरह से जो है ये काम संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक अहम और ये हो जाता है, जिस तरह से खुद मौजूदा प्रधान शिशुपाल सिंह जी ने बताया कि किस तरह से और उन्हें आगे कार्यरत बना रहना है। उन्हें अपने निजी फंड से ही वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हालांकि अभी फंड भी नहीं आया है। इसके अलावा जो सफाई कर्मी हैं, जो सफाई के लिए आते हैं, बहुत से गांव हैं वहां हमने जाना, लोग ये शिकायतें करते हुए नजर आए कि हमारे यहाँ 2 हफ्तों भी नहीं आते, 15 दिन नहीं आते, 1-1 महीने नहीं आते। यहाँ क्या कुछ सफाई की व्यवस्था चल रही है? 3 गांव है, एक ग्राम पंचायत में 2 मंजिले, ग्राम पंचायत सफेदी गजा जी। एक सफाई कर्मचारी, एक बार 2 कर दिए गए, लेकिन वो फिर ट्रांसफर कर दिया गया। अब एक ही सफाई कर्मचारी है, वो भी आता है, डेली आता है, जितना काम करता है सही है, धन्य है। लेकिन हम अपने स्तर से ग्राम पंचायत के फंड से सफाई कराते हैं हर महीने अतिरिक्त। बहुत अच्छी पहल है अपने आप फंड से, क्योंकि हम वो नहीं देखते कि गांव में कहीं कीचड़ भरी हुई है, नालियों में बजट कीड़े, बीमारी फैल रही, मच्छर डेंगू वगैरह हो रहे हैं। जनता परेशान हो, जनता को परेशानी नहीं हो रखी किसी तरीके की। कुल मिलाकर प्रधान जी पूरा जिम्मा संभाल रखा है कि मुझे अपनी जनता को नाखुश नहीं करना है, खुश करना है। इसके अलावा आखिरी सवाल मैं आपसे यही करूंगा, 4था साल चल रहा है, 5वीं और है, और जनता, आपको ये तय नहीं करना है कि अगला प्रधान कौन होगा। ये जनता, मुझे लगता है, जहां तक मैंने ग्राउंड जीरो से भी जनता से बातचीत की और हालचाल जाना, कि आने वाले समय में अगले 5 सालों के प्रधान आप बने हुए रखें, क्योंकि मैंने खुद जनता से ये रुझान जाना है और वो जनता ने ही तय किया है। इसके अलावा
और क्या कुछ आपने विकास के लिए अपने गांव के लिए सोचा है कि भाई मैं इस जगह गया, वहां मैंने देखा बहुत अच्छा विकास था। नमस्कार, आप सभी भारत देश में यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ जावेद अली। आज पहुंचे बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र में, और ऐसे में अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। 20 तारीख को ये उपचुनाव होना है। इसके अलावा 2 राज्यों में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है। काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में चाहे केंद्र की सरकार बीजेपी हो या फिर आपको बता दें विपक्ष हो, इंडिया गठबंधन हो, सभी मैदान में उतरे हुए हैं और एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। आज हमारे साथ बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, किसान मोर्चा के। उनसे सीधी जानेंगे कि उपचुनाव में क्या लगता है कि कौन पराजित होगा और किसका परचम लहराने वाला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की बात करें तो वो साफ तौर पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह चौहान है, भाजपा किसान मोर्चा मंडल बिलसी नगर का अध्यक्ष हूँ। गजेंद्र जी, ये बताइए 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाता है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने हॉट सीटों पर अपना कब्जा कर रखा है। वही विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार उपचुनाव में हम बीजेपी का सूरत साफ कर देंगे। एक्चुअली में है क्या, बीजेपी जो काम कर रही है सर्व लोगों के लिए काम कर रही है। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर काम कर रही है। दूसरा, ये लोग हैं चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो इनके करप्ट लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, भ्रष्ट लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में कोई किसी का जाति भेदभाव रहित काम कर रही है। बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। इन लोगों का ऐसा नहीं है। और भ्रष्ट सरकार जब इनकी बनती है तो होता क्या है, त्राहिमाम होती है और सारे लोग रास्ते से कोई भैंस या कुछ खरीद के ला रहा है बाजार से या कुछ ला रहा है, तो ये लोग रास्ते में घात बनाए बैठते हैं, इनके लोग और लूट लेते हैं। बिल्कुल, एक तरफ गजेंद्र जी अगर देखा जाए तो सूबे के मुखिया सीएम योगी ने साफ तौर पर एक नारा चलाया कि बांटेंगे तो काटेंगे। मतलब उनका सीधा संदेश है, अगर आपने हमारी जनता को बांटने की कोशिश की तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा जाएगा। वही अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इन लोगों के पास तो मुद्दे ही नहीं है, ये तो बांटने काटने की काम करते हैं, ये तो बांटने काटने वाली सरकार है। उससे लेकर क्या कहेंगे? ऐसा मुद्दे हैं, मुद्दे क्यों नहीं है। एक्चुअल में ये काम करते हैं वो अपने पैरों के तले की सोच करके करते हैं जी। ये समाजवादी जो ग्रुप है, इंडी गठबंधन ग्रुप है, वो नियरेस्ट की सोचता है। भाजपा दूर दराज की सोच, बहुत दूरदर्शी सोच है इन लोगों की। ये देश से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय तक की सोच करते हैं। आतंकवाद का सफाया की बात की सोचते हैं, टेररिस्ट बिल्कुल खत्म करने की बात सोचते हैं। लेकिन ये क्या है, ये टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं। जितने करप्ट बदमाश और जो भी हैं सब इन्हीं की पार्टी में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, एक सवाल और अहम हो जाता है गजेंद्र जी, चूंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जो लड़ते हैं वो जातिवाद पर नहीं लड़ते, हम नौजवानों के साथ लड़वाने वाले पर चुनाव नहीं लड़ते, हम तो देश हित के लिए चुनाव लड़ते हैं, हित के लिए चुनाव लड़ते हैं, लोगों की तरक्की के लिए चुनाव लड़ते हैं, रोजगार के लिए चुनाव लड़ते हैं। साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आए और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कोई रोजगार के लिए चुनाव लड़ते हैं, केवल अपने लोगों के लिए रोजगार के लिए, आम जनमानस के रोजगार के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। आम जनमानस के लोगों के लिए सरकार नहीं बनाते हैं, अपने लोगों के लिए। मैंने देखा है पिछली बार यादव जो लेखपाल हुए थे इनकी सरकार में, टोटल यादव लेखपाल हुए थे, अधिकतर बता रहा हूं मिनिमम 85% यादव लेखपाल हुए थे। और जो भी सरकारी नौकरियों में और जो भी है इनका वो अपने लोगों के लिए करते हैं, चुनिंदा लोगों के लिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पारा है कहीं ना कहीं गजेंद्र जी वो हाई होता जा रहा है, उस तूल पकड़ता जा रहा है। अब जैसे कि जो मैनपुरी की करहल सीट है उस पर भी उपचुनाव होना है। सपा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां भी बीजेपी ने अपने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो सेंध लगा सकता है। क्या लगता है कि सपा के उस गढ़ में इस बार बीजेपी सेंध लगा सकती है? सेंध की बात नहीं है, बीजेपी अपने कार्यशैली से, सेंध अलग चीज है, कार्यशैली से वहां पर विजय प्राप्त कर सकती है। और दूसरा क्या है, इन लोगों ने गुमराह दलितों के लिए भी किया है, जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अरे जो जब से 70 साल में संविधान बहुत भयंकर खतरे में था। जितने ये पास हुए थे, आपके जितने बिल पास हुए थे, जितने हुए सब हम लोगों के विरुद्ध पास हुए थे। मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए
ओबीसी के लिए ये डराते रहे संविधान खतरे में, और संविधान की जो प्रति राहुल गांधी और अखिलेश लिए प्रति थे उसमें सब कोरा था। ऊपर एक केवल जो इसका वो होता है, ऊपर का कवर होता है, उसमें लेवल संविधान का था, बाद बाकी उसमें कुछ भी नहीं था। और ये उसका सपना दिखाते रहे कि हम संविधान में बदलाव करेंगे, ये करेंगे, अच्छी कानून लाएंगे और दलितों पीड़ितों के लिए और उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा। केवल ये संविधान खतरे में दिखा करके खतरे में है, इसलिए इन्होंने मतलब आप कह रहे हैं गजेंद्र जी कि संविधान तो विपक्ष ने खतरे में डाला, बीजेपी ने तो संविधान को बचाया है। भैया 70 सालों से विपक्ष क्या कर रहा था? खतरे में संविधान था। अगर ये और 10-20 साल रहते तो भारत का बेड़ा गर्क करते। जो श्रीलंका, बांग्लादेश और देशों का ये हो रहा था, उससे ज्यादा बदतर स्थिति आज भारत की होती। एक आखिरी सवाल ये करूंगा, 9 सीटों पर उपचुनाव, क्या लगता है इस बार की 9 की 9 सीटें बीजेपी हासिल करने जा रही है? हाँ, 9 की 9 सीटें बीजेपी हासिल करने जा रही है। प्लस आपका महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या, महाराष्ट्र और झारखंड, महाराष्ट्र झारखंड दोनों बढ़िया रहेगा। देखना आप, वहां वो सोरेन था, सब करप्ट थे, इधर केजरीवाल है, ये सब ऐसे ही है। और हरियाणा में भी कांग्रेस बहुत सपना देख रही थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के सपने भैया ऐसा है, जनता सब समझ चुकी है और सब कुछ ना कुछ होने वाला, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये तो पार्लियामेंट में क्या हुआ था अभी, जो जैसे अयोध्या वगैरह की सीटें थी, ये तो सब इनका इन्होंने वही कहा कि हमारा वो संविधान खतरे में। ये संविधान खतरे में केवल जो एससी वोटर था, क्योंकि मायावती का जनाधार दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। बिल्कुल, या तो ओल्ड एज फैक्ट समझ लो या कुछ भी समझ लें आप, मायावती का कम हो रहा है। अगर जनता, आपका कहने का मतलब है जनता समझदार हो चुकी है, जनता वहीं अपने मत का इस्तेमाल करेगी जहां जनता का भला होगा। ये क्यों नहीं करेंगे? एक बात सुनो, बीजेपी की जो रणनीति है वो सर्वजन हित। नमस्कार, सर्वजन भारत देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज पहुंचे हैं बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के ग्राम दिधौनी में। चूंकि लगातार आज भारत की मुहिम चल रही है ऑपरेशन बेनकाब को लेकर, और ऑपरेशन बेनकाब में हर रोज हम ग्रामीणों के बीच में पहुंचते हैं, गांव में पहुंचते हैं और ग्राम प्रधानों से बातचीत करते हैं कि आखिर उनके इस कार्यकाल में, अभी 3.5 साल हो चुके हैं, 1.5 साल का समय अभी बाकी है, और उनके इस कार्यकाल में जनता कितनी खुश है, जनता के बीच जाकर उन्होंने कितना काम किया, अपने गांव के लिए कितना काम किया, इसके अलावा गौशालाओं में कितना काम किया और क्या कुछ उन्होंने आगे के लिए अपने ग्रामीणों के लिए सोचा है, पूरी पड़ताल ऑपरेशन बेनकाब के जरिए करते हैं। और आज हमारे साथ दिधौनी गांव के ग्राम प्रधान की शख्सियत मौजूद है, उनका नाम है राम गोपाल शाह के। उनके अंडर में 70 ग्राम प्रधान भी आते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। वो सीधी उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर आगे का क्या कुछ प्लान है। सबसे पहले स्वागत है आपका सर्वजन भारत पर। राम गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 3.5 साल का समय हो गया, 1.5 साल अभी बाकी है। चूंकि हमने ग्रामीणों से बातचीत की, तमाम ग्रामीण आपकी तारीफ करते हुए नजर आए कि लगातार हमारे ग्राम प्रधान काम कर रहे हैं, उच्च स्तर पर काम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में पहुंचते भी हैं और जो हमारी जन समस्याएं होती हैं उन्हें भी जानते हैं। आगे का क्या कुछ रोड मैप है इन 1.5 साल में तैयार करने का, क्या कुछ विकास को लेकर सोचा है? कुछ गांव में रास्ता अभी कच्ची रह गई है जी, वो चाहे गांव के किसी भी कोने पे रास्ता सही, उन सभी रास्ताओं पर खरंजा या सीसी कराने का विचार और कराएंगे और तब कोशिश है। इसके अलावा आवास हो गए, सफाई हो गई, उसको लेकर क्या कुछ अपने इस गांव में सुविधाएं हैं, किस तरीके से लोग खुश हैं? सफाई तो जो है गांव में सफाई कर्मचारी वो भी करता है, और जब ज्यादा गंदगी हो जाती है तो प्राइवेट और लोग लगा के भी काम करते हैं, हर त्योहार को भी कराते हैं। प्रधान जी, कुछ लोग ऐसे हैं और हर जगह होते हैं अपोजिशन वाले कि अरे हमें तो इसका लाभ ही नहीं मिला, हम तो इससे वांछित रह गए, हमारे बारे में सोचा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। उन लोगों को लेकर आप क्या कहेंगे? जो पात्र होते हैं किसी भी योजना के सही, चाहे आवास के सही, चाहे पेंशन के सही, उनके लिए हर संभव उनके लिए योजना का लाभ दिलाने का काम। एक आखिरी सवाल और करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और ब्लॉक अध्यक्ष की बात करेंगे, जो 70 प्रधान आपके अंडर में आते हैं, उसके बाद उसकी बातचीत करेंगे। गौशालाओं को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? क्योंकि सूबे की सरकार गौशालाओं को लेकर तमाम फंड भी आता है और उनकी देखरेख के लिए तमाम सुविधाओं की भी बात करती है, तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई है। तो अपनी गौशालाओं में क्या कुछ जो है सुविधाएं हैं जिससे गाय जो है, हालांकि हमने गौशालाओं का भी वो किया, आपकी गौशाला भी देखी, तमाम गाय जो है उनका इंतजाम बहुत अच्छे से किया गया है। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को अपनी जुबानी एक बार बताएं। सबसे पहले तो सभी कृषक भाइयों से एक अनुरोध है कि अपनी जो गाय है उनके लिए जो है जब तक दूध देती है तब तक उन्हें जो है पालते हैं, उसके बाद जो है छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, वो गाय हमारी ही वो सब छोड़ी हुई गाय, इससे उनकी संख्या बढ़ रही है और सरकार भी कब तक इनकी जो है व्यवस्था कर देगी।
बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने प्रधान जी, बहुत अच्छा मैसेज है ये उन लोगों के लिए गोपाल जी के द्वारा कि अगर जब तक आपको लाभ मिल रहा है तब तक तो आपने उसका लाभ उठाया, और आपने देखा कि हमें लाभ मिलना बंद हो गया तो आपने गाय को छोड़ दिया। लेकिन ऐसे में अहम ये हो जाता है कि अपने गौशालाओं में और क्या कुछ सुविधाएं हैं और आगे और क्या कुछ सुविधाएं के लिए आपने सोचा है कि भाई ये सुविधा भी होना बहुत जरूरी है। वैसे तो गौशाला में पानी की व्यवस्था और टीन शेड की व्यवस्था, खाने वाने की व्यवस्था सब है, लेकिन कहीं कहीं गौशालाओं के पास जो जमीन है सरकारी, वह हरी चारे की व्यवस्था की कहीं नहीं है, वहां पर हरी चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है जी। तो अगर कहीं से जगह की व्यवस्था हो जाती है अगर सरकार के द्वारा तो हरी चारे की व्यवस्था मिल जाए बढ़िया। कोई ऐसी मांग हमारे आज 7 भारत के माध्यम से कि इस चीज से हम जो है वांछित हैं, इसका हमें लाभ मिलना चाहिए या जनता को लाभ मिलना चाहिए, गौशालाओं को लाभ मिलना चाहिए, कोई इस तरह की कोई मांग आपकी? सरकार की सारी योजनाएं जो चल रही है वो सही चल रही है जी, और जो पात्र होते हैं उनकी जो है उन्हें उनका लाभ मिलता है। इस समय अपनी गौशाला में कितनी गाय हैं? 57 गाय हैं। केयर टेकर कितने लगे हुए हैं? 3 लोग हैं, 3 केयर टेकर लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई ग्राम सभा की, या यूं कहें कि ग्राम की जो दिधौनी गांव है उसकी। अब आगे बढ़ेंगे, चूंकि जो राम गोपाल जी हैं उनके पास ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। 70 प्रधान उनके अंडर में काम करते हैं, 70 प्रधानों के वो अध्यक्ष हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई गोपाल जी, इस जिम्मेदारी को कैसे संभालते हैं आप? जिम्मेदारी को कभी जब तक अपने प्रधानों के साथ में बैठ के एक बैठक कर लिया करते हैं, क्योंकि प्रधान की समस्या हो उसके लिए अधिकारियों से मिलकर जो है उस समस्या का जो है हल निकाल लिया करते हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जो प्रधानों ने चमचमा दिए हैं, उनकी दिशा और दिशा बदल दी है, जैसा कि आपका गांव फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि सड़कें हैं, शीशी है, आने जाने के अच्छे रास्ते हैं। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो टूटे फटके हैं, लेकिन आपने ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उनके लिए भी सुधार किया जाएगा। और कुछ प्रधान ऐसे भी हैं जिन्होंने एकदम बंटाधार कर दिया है, ऐसे प्रधानों को लेकर क्या कहेंगे आप? कुछ पंचायतें जो है उनमें जो छोटी है जी, उनमें जो फंड आता है कम जी, और कुछ जो खर्चे है जैसे केयर टेकर का मानदेय है, प्रधान का मानदेय है, पंचायत का मानदेय है, उन पंचायतों की जो है धनराशि उसी में खर्च हो जाती है तो उनमें विकास नहीं हो पाता। बिल्कुल। या फिर वहाँ कहीं से दूसरी विधायक निधि है या जिला पंचायत की निधि है उससे काम हो जाता है, उसमें हो जाता है। मेरे गाँव में जो जिला पंचायत की निधि से काफी काम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ काम ऐसे भी हैं क्योंकि लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि ग्राम प्रधान ने कुछ काम अपनी पॉकेट मनी से भी कराए, फंड नहीं आया तो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से कराए, जो कि बहुत अच्छी पहल है ना। वो कुछ करा दिए जाते हैं, जब फंड आता है उसका पेमेंट हो जाता है। कोई जैसे कोई ज्यादा जरूरी काम है, कोई रास्ता ज्यादा खराब है, टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है तो उसकी व्यवस्था पहले करा दी जाती है, जब फंड होता है तो पेमेंट हो जाता है। जी, डेंगू मलेरिया टाइफाइड चल रहा है, बड़ा वायरल चल रहा है, और सूबे की जो सरकार है, यूपी जो सरकार है, योगी जो सरकार है, साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है, ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी लोग सरकार की गाइडलाइंसों का पालन करते हुए जो छिड़काव है वो कराएं, फॉगिंग कराएं, सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सफाई व्यवस्था तो प्रधान या सचिव या सरकार जो है सभी करा ही रहे हैं, लेकिन जब तक उनका सफाई के काम में जब तक गाँव वालों का जो है साथ नहीं होगा, योगदान ना मिलेगा तब तक सफाई संभव है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और करूंगा, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है। 3.5 साल का समय हो गया है, 1.5 साल अभी बाकी है। आपको लगता है कि भाई मेरा ये अपना गांव है, मेरे अपनी जनता है और मैं अपनी जनता को नाखुश नहीं करना चाहता, कोई और ऐसा काम विकास को लेकर जो आपके दिमाग में हो और आगे